पूछेगा वो हम जवाब दे देंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं थोड़ा सा वापस आना चाह रहा हूँ। जो आपने बड़ी एक तो अच्छी मुफीद मालूमात दे रहे हैं, दो सवाल है मेरे। पहले तो मैं जनरल सवाल करूँ, जो आपने फरमाया प्रोसीजर का कि वहाँ पे एक हैंड रिटन देना होता है हर शख्स ने, और एक में एप्लीकेशन, हाँ जी, और एक स्टाम्प पेपर लगाना होता है। ये आज तक या कितने, आपको ये भी याद होगा जब ये सारा केस पीटीआई ने अपने ऊपर आता देखा तो फिर उन्होंने कहा कि बाकियों के भी लाएं, वो भी रिलेक्टेंट से, बदकिस्मती से। तो क्या आपके ख्याल में कितने % लोग इस पूरे प्रोसीजर को वैसे सही फॉलो करते होंगे? आपकी मालूमात प्रोसीजर को शायद ओवरऑल 40% लोग ही फॉलो करते हैं, 60% नहीं करते। लेकिन मुझे ये बताएं कि मुनाफा कमाने की इंटेंशन आपको कितने % में नजर आती है? हाँ जी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सही कहते हैं। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आ रहा था कि इसमें कोई शक नहीं, हाईली इमोरल एक्टिविटी, बहुत बड़ा मिसकंडक्ट, ये तो हुआ, उसकी सज़ा भी उन्होंने भुगती, जो भी फैसला आपकी नज़र में कम हुआ, लोगों की नज़र में ज़्यादा हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा हल्का इस मुल्क में सियासत की पोलराइजेशन की वजह से ये तासुर दे रहा है कि ये नज़रिया ज़रूरत का फ़ैसला है। क्या ये फ़ैसले पाकिस्तान में फेयर अकाउंटेबिलिटी होती है, ये नज़रिया ज़रूरत के तहत होते हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। मेरा उन्हें सब वकीलों से, अब क्योंकि ये सारे पाकिस्तान के वकील जमा हो गए हैं जमात में, हर आदमी समझता है कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से बात करूंगा इस खास अंदाज में और मैं लीडर बन जाऊंगा इस पार्टी का। हाँ। मैं पूछता हूं, इमरान खान ने जुर्म नहीं किया है? हाँ, लेकिन क्या जुर्म वाकई नहीं हुआ है? क्या इमरान खान ने बेनिफिट नहीं उठाया? क्या इमरान खान इस सारे मामले का बेनिफिशियरी नहीं है? बिल्कुल है। मेरा ये क्वेश्चन है उन सारे वकीलों से, शोएब शाहीन से लेकर जो है ना सारे के सारे, क्या इमरान खान बेनिफिशियरी नहीं है? बिल्कुल है। अगर बेनिफिशियरी है, अगर इमरान खान ने जुर्म किया है, तो ये जो लकूने बयान करते हैं, बट ये फैसला नजरिया जरूरत का फैसला नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं राणा साहब, नजरिया जरूरत का फैसला है। पाकिस्तान में तो होते रहे, पनामा का फैसला भी नजरिया जरूरत का फैसला था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी सवाल है कि क्या ये जो प्रोसीजर के लकूने हैं, ट्रायल प्रोसीजर के लकूने हैं, इससे एक सर्टिफाइड मुजरिम इनोसेंट बन सकता है? जिसने पूरा जुर्म किया खुद तस्लीम कर रहा है जुर्म को। कैसे? मेरी घड़ी मेरी मर्जी, खुद कहा। मेरी मर्जी। अच्छा, फिर सवाल उठाया गया कि इमरान खान के असासों में, डिक्लेयर्ड असासों में इतना बड़ा इजाफा, गैर मामूली इजाफा कैसे हुआ? जी हमने तोहफे बेचे थे और इसी वजह से इजाफा हुआ ना हमने। अच्छा, लेकिन एक राणा साहब इंपॉर्टेंट सवाल, इमरान खान के खिलाफ नजरिया जरूरत वाले सवाल का जवाब नहीं दे सके। नजरिया जरूरत कैसे है? कैसे है भाई? ये सियासी जाहिर है, आपको पता है कि अभी आपने सियासी, उस वक्त मैंने नवाज शरीफ की मिसाल दी, उस वक्त नवाज शरीफ से मसला था लोगों को, तो पनामा का केस आ गया। अभी अब नवाज इसको कोई सबक सिखाना है तो आप ये नजरिया जरूरत आ गया। इलैबोरेट करें कि नजरिया जरूरत आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? ये 20 सितंबर 2020 से हम कहाँ बैठे हैं? फरवरी 2024 में। आपको अभी भी जल्दी फैसला लगता है? ये इमरान खान ने खुद कहा था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का 8 साल बाद फैसला दिया। उन्होंने कहा बहुत जल्दी फैसला दिया, उजलत में फैसला दिया है। लेकिन इलेक्शन से पहले राणा साहब, इलेक्शन से लेकिन एक राणा साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो मुझे अगर ये फैसला करने की गिलानी साहब इजाजत दे दें तो मैं कर लूँ। आप ये नहीं समझते कि रियाज मलिक इसमें बुनियादी तौर पे मुमद्दो मुआवन साबित हुआ है? और मैं उसके बारे में तो कोई फैसला नहीं आया। पूछना चाह रहा हूं कि उनका इसमें इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट क्या था? बिल्कुल जनाब, ही इज पार्टनर इन क्राइम। नहीं, क्या उन्होंने खरीद लिया बाद में? मैंने तो डीजी नायब रावलपिंडी को जब मिला तो मैंने तो कहा था कि आपको चाहिए कि मलिक रियाज को नोटिस जारी करें। यस, और मेरिट का तकाजा जी। और ये चीजें मलिक रियाज की कंपनी बैरिया टाउन के जो भी एहलकार इसमें इन्वॉल्व हैं, वो जहाज प्रोवाइड करने में, उनको नोटिस जारी करें, उनको गिरफ्तार करें, उनको को एक्यूज बनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं कि मलिक रियाज अनटचेबल है पाकिस्तान में। हमारा काम क्या है वैसे? हमारा काम ये है, ये जो अनटचेबल है उनको टचेबल बनाओ। लेकिन इब्रार साहब, क्या मलिक रियाज सिर्फ सहूलतकार थे या उनका कुछ इंटरेस्ट भी था? देखिए, उन्होंने जहाज प्रोवाइड किया ना, वो जो एस्टैब्लिश है वही कर सकते हैं। सहूलतकारी की, और इंटरेस्ट तो मतलब है कि देखें इंटरेस्ट कितने मलिक रियाज लेता रहता है, हर हुकूमत से लेता है, कौन सी हुकूमत से नहीं लिए?
ये जो आपके वो बहुत ही तारीख के सबसे बहादुर जनरल का जो फार्म हाउस है परवेज मुशर्रफ का, वो किसने दिया था? बिल्कुल ठीक। और इस तरह के बहुत सारे वो मतलब बिलावल वैसे वो हाउस किसने- politicians को भी बिलावल उन्होंने बहुत कुछ हाउस- दिया है, चाहे एक बिलावल बात हाउस और किसने भी। बना के दिया, लेकिन अच्छा मैं मैंने वैसे- साथियों को भी दिया है बहुत कुछ। हाँ जी अच्छा, माशाल्लाह। साफियों के नाम भी लेना है, वैसे किस नहीं, किस को ठीक दिया है सर, काफी मुझे तो नहीं है पता। माशाल्लाह, कोई ऐसी बात यार, नहीं है, मुझे तो नहीं दिया वो तो यार। लाइव ट्रांसमिशन भी नहीं, चल नहीं, गई आप थी, और मैं बहुत साथियों कुछ में हो आते हैं गया क्या? था। हम तो साफियां ही नहीं वैसे। वो उनके नजदीक साफी वो हैं जो प्राइम टाइम में डेली बैठ कर राय आमा हमवार करते हैं। और फैसिलिटेटर हैं। उनके सहूलतकार, ये किसी के सहूलतकार और कोई इसका इनका मतलब ये है सहूलतकार। कि इस मुल्क में ताकतवर जो एलीट है उसके ताकतवर फैसिलिटेटर ये हैं, पूरी दुनिया में और सिस्टम इनके चलता है। फैसिलिटेटर्स जो अच्छा, है मजाक वो हरकारे साफी मजाक साहब, हैं। ये पूरी दुनिया में चल रहा है, कोई अनोखा नहीं है। हाँ जी। कि इंडिया में कोई भी मीडिया, चाहे न्यूज़पेपर है या न्यूज़ चैनल है, गौतम अडानी और अनिल अंबानी के खिलाफ कोई खबर नहीं है। नहीं अच्छा, एक चीज मैं और अमेरिका में बिल गेट के खिलाफ कोई नहीं आता। नहीं एक चीज मैं आपसे एलन मस्क आखिरी के खिलाफ पूछना कोई नहीं चाहता नहीं हूँ, आती। वो पूछना ये चाहता हूँ कि आपको पर्सनली क्या कीमत अदा करनी पड़ी है? पर्सनली देखे मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दो बड़ी दास्तान है, मैं उस तरफ जाता भी नहीं हूँ, जाना भी नहीं चाहता। बस मैं इतना आपको बता दूँ, जब ये फैसला आ रहा था तो मैंने देखा मेरे घर में मेरी वालदा कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं और बात भी नहीं कर रही। तो मुझे अंदाजा हो गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कैसे कोई जवाब नहीं आया, 2-3 किचन में बर्तन भी टूटे। तो वो मतलब ऐसा समझ रहे कि आप कोई पैर जो है ना कि कुछ फेस करना पड़ेगा इसे। तो ये पैर नया कटा खुल गया, तो आपको अंदाजा कर लेना चाहिए कि मैंने क्या क्या फेस हाँ, किया लेकिन है। ये जो कि आपने वो वालदा जिसको ये धमकी दी गई हो जाकर कि आपके बेटे की लाश घर पे आई, तो मतलब फिर उसका अंदाजा कर सकते हैं। तो मैं मतलब अभी भी जो है ना टीवी चैनल की कॉल आती है तो वो मतलब उनके अंदर एक खौफ की लहर आती है कि ये जाकर बोलेगा और उसका कोई रिएक्शन आएगा। हाँ, लेकिन ये राना इब्रार साहब ने माशाल्लाह बड़ी हिम्मत से इस चीज़ को फेस किया है। बानी, मैं कहता हूँ ये तोशाखाना केस के हैं। एक बानी पीटीआई है, एक बानी तोशाखाना केस है। ये नाज़रीन ऐसे हमारे साथ एक इमरान बैठे हैं। खान ने इनके बारे में एक लफ्ज भी कहा था, मुझे इजाजत है जी मैं कह दूं। उन्होंने कहा था एक पागल साफी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वैसे आपने क्या महसूस किया था उस टाइम? तो सही बात है ना कि देखें ये पागलपन होता है जो एक काम ताकतवर को कटारे में हाँ, डाल लेकिन के। मैं ये साथ पूछना होता चाह है, रहा ऐसे था तो नहीं कि होता। चूँकि आपने फरमाया कि 20 से 4 साल हो गए, तो जब आपने ये इनिशिएट किया था भाई दावे, ये सवालनामा भेजा था, तो आपको कहाँ से ये चीज़ आई कि आप इस बारे में पूछें? ये थोड़ा सा बताएं, ये नाजरीन को ऑब्वियसली इंटरेस्ट करेगा। और वैसे मुझे तो आपके सोर्सेज भी बड़े पक्के लगते हैं, जो ब्राउन बैग इन्होंने मेंशन किया। तो बात ये है कि देखें कि उस वक्त राना साहब का चक बड़ा जबरदस्त है। उस वक्त तो इमरान खान का तोती बोलता था जी हाँ, लेकिन आपके जहन में क्या उस आया? वक्त साथ वाली बिल्डिंग का जो सबसे बड़ा एंकर है उसका प्रोग्राम भी बंद था ओह, जी। तो टीवी चैनल बंद कर दिए जाते थे, अखबार बंद कर दिए जाते थे, शदीद सेंसर। मतलब मैं उसको बड़ा गोल्डन सेंटेंस है मज़हर अब्बास का, जियो पर बैठकर कहा था कि आज के दौर में ऐसी सेंसरशिप लगी हुई है कि हम बता नहीं सकते सेंसरशिप है। यस, मतलब उस दौर में तो अब ये है कि ख्याल कैसे आया एग्रीड आपको? पार्टीज होती हैं, एग्रीड पर्सन्स होते हैं जो कि सोर्स बनते हैं हाँ। और वो रिलायबल जर्नलिस्टों को ढूंढते हैं जो ना बिके ना झुके। दोस्त थे मेरे सिविल सर्विस में, ओके। तो उनके साथ भी कोई ज्यादती हुई, वो भी एक दयानतदार ब्यूरोक्रेट हैं ग्रीव्ड से। और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मिलना चाहता हूँ, चाय पीते हैं। मैं मिला, उन्होंने कहा कि ये मामला है। तो मेरे लिए बिलीवेबल नहीं था अच्छा, कि यार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तोहफे भी बेच सकता है, ऐसे कर सकता है? तोहफे बेच है तो सकता है। शर्मनाक मुझे बताएं बात है। दुनिया की तारीख में कौन सा वज़ीर आज़म है जिसने तोहफे बेचे हैं? आज तोहफे तक बेचे किसने नहीं तोहफे यार। बेचे हैं यार? कितना घटिया काम है। वैसे एक नहीं, बात मुझे अच्छा, बताएं, वो मेरे मुझे जज्बाती ख्याल हो है ना भाई, जाए, सऊदी अरब के साथ फिर क्या प्रॉब्लम हुई? कोई सऊदी क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम हुई लेकिन सऊदी वहाँ अरब के साथ बेताब साहब ऐसे कि ये- वो इतना पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे थे, करते हैं हाँ, और कि ये कि- ये जिन्होंने जाना था यूएन स्पीच के लिए न्यूयॉर्क, तो पहले रियाज गए, तो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया ने इनको अपना जहाज दिया कि इस जहाज पर जाएं। लेकिन उसी दौरान ग्राफ कंपनी की एक ईमेल गई मोहम्मद बिन सलमान साहब के ऑफिस में कि ये एक जो ग्राफ का सेट है आपने टेलर मेड बनवाया था, तो ये प्राइस
असेसमेंट के लिए आया है, फिरोख्त हो रहा है, तो क्या इसमें आपका कंसेंट है? ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ना, इनके रूल्स रेगुलेशन में शामिल होता है कि ये इनके सेट में एक खुफिया कोड भी होता है, वो डिटेक्ट करते हैं ताकि खरीदार का पता चल सके ओरिजिनल जिसने लिया था, और फिर उसका कंसेंट लाजमी मालूम करते हैं। तो वो ईमेल मोहम्मद बिन सलमान की टेबल पर रखी गई, उसने कहा ये क्या है, कौन सा सेट, ये कौन सा, उन्होंने तो पता ही नहीं कितने तोहफे दिए होंगे। जी जी। तो उन्होंने चलो इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो। अच्छा, ठीक उसी दिन जनाब वो इंक्वायरी रिपोर्ट उनके टेबल पर रखी गई जिस दिन ये तकरीर फरमा रहे थे, वो हिस्टोरिकल तकरीर। हाँ, वहाँ पे जब वो जहाज वापस अच्छा हुआ। अच्छा, वो उन्होंने पता किया कहाँ है ये किसको दी थी? हाँ, इमरान खान कहाँ है? तो उन्होंने बताया गया कि ये न्यूयॉर्क से फ्लाई कर गए हैं और टोरंटो एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग करवानी है। जब टोरंटो एयरपोर्ट पर मोहम्मद बिन सलमान का जहाज उतरा तो सऊदी एम्बेसडर कनाडा का वो पहले एयरपोर्ट पर मौजूद था, और यकीन करें ऐसे ही कहा जैसे कोई हमारा बच्चा, भांजा, भतीजा मोटरसाइकिल मांग कर ले जाता है और हम देखते हैं कि उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, हम मुझे कहते हैं यहाँ पर ही रोक दे, पैदल जा। ऐसे ही किया गया, जहाज छोड़ दो, और ये फिर कमर्शियल फ्लाइट पर आए थे। नंबर 1 तो ये हुआ था, मतलब पूरा एक इमेज डैमेज हुआ। और नंबर 2 ये है कि हमने, आपको पता है कि एक डील हुई थी, एक पैकेज मिला था, उसमें ये था कि $3 अरब के डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्हें वो फौरी तौर पर वापस मांग लिए, और 24 घंटे में $1 अरब वापस किया था, और $2 अरब के लिए रिक्वेस्ट भिजवाई, माफी मांगी थी इन्होंने। और आयल डील कौन गया था लेकर, जो साथ आजकल अंदर है? अच्छा, आयल डील जो है वो उस वक्त रिन्यू, हर एवरी ईयर रिन्यू होती है, 3.2 अरब की। अच्छा, वो उनकी रिन्यूअल नहीं हुई, फिर ये पीटीएम गवर्नमेंट के दौर में हुई थी, रिन्यूअल हुई। आप मुझे बताएं कि अच्छा, वो $2 अरब भी बाद में रीपे किए थे, और बाद में वो आप, मेरी असेसमेंट है, आप भी अपनी असेसमेंट, मेरी असेसमेंट यह है कि अगर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में $1 अरब की कमी हो तो जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में, डॉलर मतलब 8 से 10 रुपए महंगा होता है डेफिनेटली, मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है आखिरी अब $3 अरब जो है वो उससे बाहर चले गए, तो उसका इम्पैक्ट, रुपी डिवैल्यूएशन पर क्या इम्पैक्ट है, फिर वो जो डेफर पेमेंट पर तेल था वो ना मिलने का मुल्की मईशत पर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीजें आप देखो, उसके नतीजे में फर्नेस ऑयल कितना यूज हुआ, एलएनजी कितना यूज हुई, मतलब ये वैसे मैं आपको बताऊं, हमारा काम ये हिसाब किताब है। इस टाइम मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि $5 बिलियन के डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, और $1 बिलियन का हर साल का सऊदी ऑयल फैसिलिटी है, जो कि अभी दिसंबर में ख़त्म हुई है, और हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि ये बहाल हो जाए, और तवक्को ये है कि इस महीने से ये बहाल हो सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। राना साहब, आप आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाह रहा था कि ये देखें, एक बड़ा मैस क्रिएट हुआ, एक जाहिर है इट्स नॉट अ स्टोरी इन ए गुड टेस्ट। तो इसका सबक क्या है अब हमारे सियासतदानों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो पावर में हैं, और ये समझते हैं कि कोई अनटचेबल। अब आखिर में मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें बताएं। देखिए, इसका सबक तो यही है ना कि पाकिस्तान की ऑनर सबसे इम्पोर्टेंट है। इस फैसले का सबक अगर लेसन कोई लेना चाहिए तो इसका लेसन यही है कि पाकिस्तान की ऑनर सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मुझे खदशा है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट ना किया गया, उस पर कोई वर्डिक्ट स्टेट का ना आया, तो फैटिव से कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डेंट होगी। मेरा ख्याल नहीं होती कि 75 लाख दिरहम की रकम आपकी बैंकिंग चैनल से बगैर आई है पाकिस्तान में, ठीक है। अब उनके पास वहां एक सरकारी कागज उनको दस्तयाब हो जाएगा कि सवालात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले तो था, र्यूमर थी ना, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, सरकारी कागज नहीं था, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं था। अब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नैब कोर्ट के डिसीजन की शक्ल में मौजूद है कि ये रकम बगैर बैंकिंग चैनल के पाकिस्तान में आई है।
अगर पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा तो फिर उनकी रिपोर्ट में इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ये तो आने वाले वक्तों में चलेगा। वैसे नाजरीन, मैं और मेहताब साहब, ये मैं जाते जाते ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, इससे पहले आप कंक्लूड करें कि पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासी जमातों और तख्ते उलटने के कई तरीके हैं, लेकिन बदकिस्मती से देखें जो अमीर मुल्क होते हैं, अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है, जो मिडल ईस्ट के लोग, ख़ास तौर पे हमारे जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं, जिस कदर वो कीमती तोहफ़े हमारे हुक्मरानों को दे देते हैं, आप देखें कि उनके तोहफे भी हमारे मुल्क में किस तरीके से निज़ाम को तहवाला कर देते हैं। इसका एक सबक है सर। एग्जैक्टली, इसका सबक ये है कि जब आप ताकत में आ जाएं तो आप अपने आप को आइन और कानून के ताबे रखें, और जो आप कहते थे, और लालच के शिकार ना हो, जो आप कहते थे। उससे पहले मेरा एक और भी गुजारिश है कि इंसान को जो जिंदगी की आसाइशें हैं उनका गुलाम भी नहीं बनना चाहिए, उनका एडिक्ट भी नहीं बनना चाहिए। और फिर अगर मेरी इनकम जो है, मेरी इनकम इतना नहीं अफोर्ड कर सकती तो मुझे उसके अंदर रहते हुए अब आप बात करते हैं चीख वगैरह बनकर, आप मौजे तोंकर बनकर बात करते हैं, मदीना की बात करते हैं, आप हज़रत उमर के अंदाज में बात करते हैं, और आपके अंदर हौसला ना हो कि आप ज़मीन पर नंगे फर्श पर सो सकें और आपको 5 स्टार 7 स्टार होटल का लग्जरी बेड चाहिए हो सोने के लिए, वरना जब जो आदमी ख्वाहिशात का गुलाम होता है ना, आसाइशों का गुलाम होता है, वो करप्ट आदमी होता है। और फिर भी देखें, ये भी एक दुख की बात है। अदरवाइज आखिरी बिल्कुल बात आप फिर कंक्लूड कर लें कि आपने तोहफे बेचे तो क्या लिया? पैसे लिए। लोग पैसों से जेवरात लेते हैं ना, तो जेवरात ही थे, तोहफे ही थे यार। बहरहाल जी, इससे पहले कि हम इसका एक सियासी पहलू है, इसका एक अखलाकी पहलू है, इसका एक कानूनी पहलू है। ये तीनों पहलू हमने नाजरीन आपके सामने डिस्कस किए हैं, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आखिर में राना इब्रार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।